वेलकम फ्रेंड्स। पहले तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाए। 2-3 दिन का गैप लिया, कुछ काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर अब मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने अंतरिक्ष के बारे में, यह एक फ्यूचर बेस काल्पनिक स्टोरी है। इस स्टोरी में मैंने चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब देशों के फ्यूचर में, यानी कि 2047 में के बाद कैसे संबंध होंगे और जियो पॉलिटिक्स में भारत का किस प्रकार रोल होगा। स्पेस में रेस जिस तरह कोल्ड वार में लगी थी, उस तरह अब भारत और चीन में लगेगी। यह अंदेशा अभी हमें पता चल गया है। तो 2047 में यह कैसा होगा, इसका मैंने एक काल्पनिक फ्यूचर बेस स्टोरी तैयार की है। तो इसमें आए गए सभी नाम, स्थल काल्पनिक है। इसका कोई भी संबंध जीवित व्यक्ति से नहीं है। अगर कोई संबंध होगा तो सिर्फ यह एक संयोगवश होगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में मैंने लव, रिवेंज, इन स्पेस, इन सब की ही बातें की है। यह एक मज़ेदार कहानी बनाने के लिए आप मुझे सुझाव भी दे सकते हो कि कमेंट करके बता सकते हो कि आपको यह कहानी कैसे लग रही है। इसके मैंने अब तक 10 पार्ट कंप्लीट किए हैं और ये 11 पार्ट है। यह सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। मैं जब भी इस सीरीज़ पर वर्क करता रहूँगा, तब इस सीरीज़ का पार्ट मैं लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो अब चलते हैं इस स्टोरी की ओर। तो वह सब लोग, यानी कि श्रेयस, ये जो क्रू मेंबर थे, इकबाल के साथ, इकबाल लीडर था, वह सब मेंबर ने जो तय किया था, वे सब लोग उस केंद्र पर, जिस केंद्र पर तय किया था कि पृथ्वी के 5 दिन का समय, यानी कि 220 उनके पास अब थे, जिसमें उन्हें वहाँ से किसी पास की आकाशगंगा में जीवन की खोज करने का प्रमुख कार्य दिया था। यानी कि जिस केंद्र पर उन्होंने, आकाशगंगा के बाद जिस केंद्र पर उन्होंने सोचा था कि वहीं पर से 5 दिन का, यानी कि उस पर से 5 दिन आगे ट्रैवल करेंगे और वहाँ से जीवन का शोध करने की कोशिश करेंगे। वे सब लोग अब यह कामना कर रहे थे कि कुछ भी हो करके हमें यह कार्य करना चाहिए, यानी कि जीवन का खोज करना चाहिए। इकबाल ने सबको एक स्पीच दी। उसमें उसने बताया कि हम पर हमला किया, किसने किया इसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाई, पर हो सकता है यह चीन की हरकत होगी। पर हम सब ने अपने हुनर से और उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उनसे पछाड़ते हुए हम आगे बढ़ गए। और अब हम सबको मिलके यहाँ से किसी जगह जांच करते हुए जीवन की खोज करना चाहिए। इकबाल की यह बातें सुन के बाद तो सभी में उत्साह बढ़ गया। श्रेयस और सोफिया अब एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। अब सिर्फ यह उनका जाहिर करना बाकी था कि वे दोनों कपल थे
रॉबर्ट तो उन्हें चिढ़ा भी रहा था। रॉबर्ट को भी सोरा यानी कि आरजू के साथ बिताए हुए पल याद रहे थे। उसे यह पता था कि वह शादीशुदा है, पर उसे यह पता नहीं लग पाया कि वह एक पाकिस्तान बेस चीन के लिए काम करने वाली जासूस है जिसने उससे इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। यह बात रॉबर्ट को पता नहीं थी। आरजू का बेटा अब 18 साल का हो गया था। उसे अपनी माँ और बाप पर अब शक जाने लगा था कि वे कुछ तो गलत कार्य या कुछ तो कार्य ऐसा चुप छिपा कर रहे हैं, पर उसे पता नहीं लग पा रहा था। पर वे यानी कि आरजू और इरफान अब समझ गए थे उसके सवाल सुनकर। इस वजह से अब ज़्यादा उस पर नज़र रखने लगे। पर वह एक टैलेंटेड लड़का था। उसने 12वीं में 99% लाए थे और अब वह दिल्ली के IIT में जाने वाला था। उसका नाम कृष्णा आरजू और इरफान ने रखा था। यह नाम उन्होंने रखा क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म के गॉड पर था। इसकी वजह से वह जासूस है। आरजू और उसका पति यानी कि इरफान जासूस है, ये उस पर कोई शक उन पर कोई नहीं कर पाए। इस कारण उसने यह नाम चुना था। आरजू का बचपन के कुछ समय तो अच्छा गया, पर उसके पापा ने जब दूसरी शादी की, इस वजह से उन पर अब वह ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब वह 16 साल की थी तब वह काम करने बाहर जाने लगी। उसके पापा का मिलिट्री का दोस्त उसके घर आया, तब उसने आरजू को देखा और उसे देखते ही रह गया। वह यह बात जान गया कि आरजू के पापा अब आरजू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आरजू के पापा आरजू पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यह अच्छा मौका पाके उसने कहा कि आप मुझे आरजू को मेरे साथ भेजिए, मैं उसे मिलिट्री में नौकरी दिलाऊंगा, उससे वो पैसा कमा सकती है। यह बात सुन के आरजू के पापा खुश हो गए और उन्होंने इजाज़त दे दी। तुम उसे अपने साथ मिलिट्री में ले जा सकते हो, यह उसने कह दिया। आरजू को भी घर पर अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उसने भी हामी भर दी। पर उसे क्या पता उसके साथ क्या होने वाला था। उसके बाद वो उसे रावलपिंडी ले गया, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिस में। आरजू को ट्रेनिंग सेंटर में ले गया। उसे रहने के लिए एक रूम भी लेकर दी। वह उससे पहले 1 माह तो अच्छे से बर्ताव किया, लेकिन एक दिन वह रात को नशे की हालत में उसके रूम में आया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। आरजू उसे मना कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं सुना और उसे नीचे धक्का लगा उसकी इज्जत लूटी। वह रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। यह सब बातें जब आरजू को याद आती थी, तब वह अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो यह कामना करती थी और अपने बच्चों के लिए वह कौन सा भी बलिदान देने के लिए तैयार थी। यह कहानी आगे भी जारी रहेगी। इस कहानी में कोई सुधार करने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।